नमस्कार। सभी योगियों को अनु कपूर का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो। इस ग्रुप के साथ मेरा पहले सितंबर में 3 सेशन थे, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ आज मुखातिब हुई हूँ। चलिए आज इस फेस्टिवल को हम अच्छे से मनाएं। विंटर्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो सबको अपनी सर्दियों में अपना बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। और आजकल आप जैसे सभी देखते हैं कि मतलब सभी की इम्यूनिटी, कोरोना में तो वैसे ही सबकी इम्यूनिटी पता चल रही है। तो आजकल डाइट प्रॉपर ना होने से, आपका एक्सरसाइजेस कम होने से लाइफस्टाइल, एक तो क्या हो गया कि बेसिकली लाइफस्टाइल सबका ऐसा हो चुका है कि सिटिंग जॉब होती है। एक्सरसाइजेस बहुत कम होती है। एक्सरसाइजेस तभी जाकर होती है जब हम डॉक्टर्स हमको प्रेस्क्राइब करें कि नहीं अरे आपने वेई पुट ऑन कर लिया या कोई बीमारी आ रही है, तभी जाके एक्सरसाइजेस पे हम फोकस करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इम्यूनिटी का लैक होता जाता है। जब इम्यूनिटी का लैक हो जाता है, कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम आई, हेल्थ इश्यूज आया, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीधा भागते हैं डॉक्टर के पास। ठीक है, आप मेरी बात से सहमत हैं? तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ने सीधा क्या करना है, आपका नाम पूछा, आपकी एज पूछी, फटाफट प्रिस्क्रिप्शन पेपर पे लिखना शुरू कर दिया। और आपको वो दवाइयाँ कितना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट कर रही हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं आप, बहुत सारी दवाइयाँ जिनसे आपकी सेहत पे बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम छोटी छोटी जो रेमेडीज़ होती हैं, घर से ही कुछ रेमेडीज हम करते रहे, घरेलू उपचार, जिनसे हमारा बॉडी का सिस्टम थोड़ा ठीक रहे, हमें दवाइयों की तरफ ना भागना पड़े। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है छोटे छोटे बच्चों के साथ, जिनको थोड़ा सा भी पहली सर्दी, जो बच्चे नवजात शिशु होते हैं, पहली सर्दी आई तो आप सभी को पता है कि अगर मदर ने नहा के गीली गीली बॉडी बच्चे को फीड दे दी सर्दियों में, तो बच्चे की क्या हालत होती है। क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस मदर हूँ। तो क्या होता है, मदर कब तक ध्यान रखे, अब बच्चे को, छोटे से नवजात शिशु को कितनी ज़्यादा थोड़ी थोड़ी देर बाद सुसु किया, पॉटी की भूख लगाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब अपनी बॉडी को थोड़ा कुछ ऐसी डाइट दें जिससे हमारी बॉडी में वार्मथ बना रहे। सर्दियों में हर एक की बॉडी एक जैसी नहीं होती, कईयों की बॉडी में रेजिस्टेंस पावर होती है, वो सर्दियों में भी उस चीज़ से फाइट करने की उनमें क्षमता होती है। पर हर किसी की बॉडी में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो उन सर्दियों की जो रोग होते हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, छींकें, खांसी आना, लगातार खांसी आना, सूखी खांसी, तो ये चीज़ें कईयों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर इस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। अब आप ये देखें कि जैसे छोटा बच्चा है, आप बहुत छोटे बच्चे को कुछ नहीं कर सकते, कवर करके रख सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, उसकी छाती पे गरम तेल की, सरसों के तेल की मालिश। अगर हम सरसों के तेल की मालिश कर रहे हैं, पैरों के छाती पे मालिश कर रहे हैं, पैरों के तलवों पे सरसों के तेल की मालिश कर रहे हैं, तो उसको, उससे उसकी बॉडी को एक वार्मथ मिल जाता है। उसको प्रॉपर कवर्ड कपड़े पहनाना, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि छोटे बच्चे को ज़्यादातर सर्दी मदर से ही लगती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी मदर का भी ध्यान रखा जाए। तो इस बदलते मौसम में जब सर्दी आनी होती है, लोगों की इम्यूनिटी वैसे ही वीक हो रही होती है, और आजकल कोरोना की वजह से आप सभी को पता है कि लोग कितने ज़्यादा डरे हुए हैं कि हमारी इम्यूनिटी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप योग की तरफ जाएं। जब आप योग की तरफ जा रहे हैं तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि धीरे धीरे मेरी इम्यूनिटी बहुत इम्प्रूव हो रही है। आपने अपनी उस इम्यूनिटी को अपनी बेहतर डाइट से, अपनी एक्सरसाइजेज से बना के रखना है, ठीक है। चलिए अब हम कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे नुस्खे, छोटी छोटी चीज़ें, जो सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, जो भी छोटी छोटी निमोनिया वगैरह तक अगर उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं, हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम अगर छोटी हो
उसको पहले ही ठीक से कर लिया जाए तो प्रॉब्लम बड़ी नहीं होगी। तो इसलिए प्रयास करें कि जब भी कोई घर में छोटे बच्चे हों या कोई भी थोड़े बड़े बच्चे, उनके तेल गरम करके, ठीक है, तेल सरसों का तेल गरम करें, चेस्ट पे मसाज करें, चाहे तो सरसों के तेल में थोड़ा अजवाइन डाल के थोड़ा सा लहसुन की 1-2 कलियां डाल के जला लें। फिर उनको गुनगुना टेम्परेचर चेक करके उनकी चेस्ट पे मसाज करें, उस एरिया को कवर करके रखें। ज़्यादातर क्या कर सकते हैं, जब बच्चे को ठंड लग रही है आप तो कॉटन, जो कॉटन का बंडल होता है उसकी लेयर आप उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिर उसको गर्म बनियान पे, क्योंकि छोटे बच्चे ने क्या करना है, मदर की गोदी में ही रहना है, तो उसने हिलना डुलना नहीं, तो वो कॉटन वहीं पे सेट रहेगी। तो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और उनको गर्म कपड़े पहना दिए। और मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ, जैसे मेरा छोटा बेटा जब वो बहुत ज़्यादा छोटा था, 6 मंथ्स का, तो मैं अकेली थी, तो सर्दी में देहरादून में वो बॉर्न हुआ, तो सर्दी उसको जल्दी लग जाती थी क्योंकि मैं लेट आवर्स में नहा रही हूँ, उसको फिर फीड दे रही हूँ। तो फिर मुझे समझ आया कि हम एक कपड़े की, कॉटन के कपड़े की जैकेट, उसमें प्रॉपर वेलक्रो लगा के सेटिंग, अंदर बनियान पहना के बच्चे को 2-3 लेयर्स अगर हम पहना रहे हैं तो उसकी बॉडी कोजी और वार्मथ रहेगी। बच्चे को आप कवर, छोटे से नवजात शिशु को आप क्या कर सकते हैं, कॉटन का बड़ा कपड़ा, सूती कपड़ा बड़ा लेके उसमें आप टाइट उसमें बांध के उसको लिटा सकते हैं, ताकि बच्चा अपना सोया रहे ठीक से। जब बच्चा छोटा सोया रहेगा, आपने बड़ा सा कपड़ा लिया, बड़ी सी चुन्नी, 2-2.5 मीटर की कॉटन की चुन्नी, फिर आपने बच्चे के हाथ पैर इकट्ठे किए, उसमें ऐसे पूरा बॉडी को लपेट दिया। तो क्या मैं अपने बड़ों से जैसे सुनती आ रही हूँ कि जब हम छोटे से बच्चे को पूरा टाइटली एक पैक्ड करके रखते हैं तो क्या होता है, उसकी नींद पूरी होती है और उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रॉपर स्लीप। छोटा बच्चा 20, पहले शुरुआत में 20 घंटे सोता है, फिर उसके बाद 18 घंटे, धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी नींद कम होती जाती है। अब हम आएंगे थोड़ी सी बड़ी स्टेज पे, जब बच्चे आ जाते हैं टीदिंग पे और उनको थोड़ी थोड़ी देर में खांसी जुकाम बुखार, जब वो पानी में पैर डालते हैं तो उनको आप ज़्यादा गर्म चीज़ें तो नहीं दे सकते, लेकिन गर्म तेल से मालिश, जैसे मैंने पहले बताया। और जब बच्चे टीदिंग पे आ जाते हैं तो बादाम, देसी घी में बादाम जला के सिर पे थोड़ा तलवे पे मालिश, उससे क्या होगा, उनकी बुद्धि का विकास भी बहुत अच्छा होगा। और बच्चों की केयर के लिए ये छोटी छोटी टिप्स बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें, अब देखिए जैसे एक लेडी के पास, जिसके पास एक छोटा बच्चा है, आप उसकी अवस्था सोच के देखिए कि बच्चा कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर पा रहा है, कभी पानी में हाथ डाल रहा है, तो मदर को कितना ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है कि हमें उनको जाके देखना है ताकि बच्चा पानी में हाथ ना डाले, और बहुत चीज़ें जो बचा के रखनी पड़ती है। अब हम आएंगे थोड़े बढ़ते लोगों पे, सर्दी जुकाम खांसी बुखार, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें देखनी होती हैं। अब सर्दी जुकाम खांसी बुखार, जब सर्दी लग जाती है तो आप कच्ची हल्दी, गुड़, लौंग, काली मिर्च, थोड़ी सी अदरक, हल्दी कच्ची हल्दी जो अदरक जैसी लगती है, उसको कद्दूकस करके पानी में डाला, 1 कप पानी में कच्ची, 1 गिलास पानी में कच्ची हल्दी और थोड़ी सी अदरक, ठीक है, और आप उसमें लौंग काली मिर्च डालिए, उसको अच्छे से काढ़ के, गुड़ थोड़ा सा डाल के आप उसका काढ़ा पीजिए, और आपकी ठंडक, जो आपको ठंड लग रही है बॉडी में, बॉडी ठंडी हो जाती है पानी में काम करने से, तो उसमें बॉडी में ठंडक बनी रहती है। तुलसी के पत्ते चाय में निरंतर, जितनी बार भी आप चाय पी रहे, कोशिश करें कि आप तुलसी के पत्ते डाल के, तुलसी को पानी में उबाल के तब चाय पिए। कभी आप, जब आपको लगे कि हाँ कि मुझे और ज़्यादा कुछ चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, अदरक, तुलसी, काली मिर्च, लौंग, इन सबको उबाल के इनकी चाय बना के पी सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, अब आप देखिए, खांसी तो आपकी ठीक होगी, कंट्रोल किया आपने अपने श्वसारी प्रवाह जो आयुर्वेदिक पतंजलि का है उसका काढ़ा पिए या उसका सिरप पिए, तो आपका खांसी तो ठीक हो जाएगी। बट
जुकाम जो रहता है हमारा, जुकाम हमारा ज़्यादातर आप मेडिसिन लें तो भी 7 दिन रहेगा, नहीं लें तो भी 7 दिन रहेगा। लेकिन जुकाम बहुत ज़्यादा परेशान करता है, कईयों का बहुत ज़्यादा सिर दर्द शुरू हो जाता है। तो उसके लिए वो ज़रूरी है कि वो अपने डेली स्टीम लेने का अभ्यास करें। सुबह शाम जब भी उठें, सो के उठें तो स्टीम ले लें, अगर नहीं ले सकते तो दिन में एक बार ले लें और अपने आप को कवर करके रखें, अपने हेड को कवर करके रखें, कैप पहन कर रखें। और जिनको लगता है कि मेरी नोज़ बहुत ज़्यादा ब्लॉक रहती है तो उनको 1 चम्मच विक्स डालनी चाहिए पानी में, एक नहीं तो एक थोड़ा क्वांटिटी डाल लें, जिससे उनके नेज़ल जो पैसेज है वो खुल जाएगा और उनको स्टीम ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जब हम एक बार एक प्रॉपर हमारा ये ब्लॉकेज हो जाती है, पूरा यहाँ सिर दर्द हो जाता है, फिर यही भयंकर साइनस का रूप ले लेता है। कईयों को क्या होता है कि इसी स्टेज में उनको बुखार की अवस्था भी आ जाती है। आपने गए कि चलो बुखार जुकाम को आपने अवॉइड किया, ठंड में घूम रहे, थोड़ा ठंडे पानी से नहा लिया, सिर पे ठंडा पानी डाल लिया, सॉक्स नहीं पहनी या सिर कवर नहीं किया, तो कईयों की बॉडी में टेंडेंसी बन जाती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने अपने सॉक्स को पहन के रखें, हेड को कवर करके। मैंने भी थी सॉक्स पहनी हुई थी, मैं आपको बता रही, मैंने सॉक्स पहनी थी, मैंने अभी जस्ट उतारी है, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा चलो थोड़ा सा हम आसन भी करते हैं तो उससे क्या होता है, कई बार मैट पे पैर स्लिप करने का अंदेशा रहता है, इसलिए मैंने सॉक्स उतार दिए। तो इसलिए छोटी छोटी जो रेमेडीज़ होती हैं तो इनको थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और खाली छोटे लोगों के लिए नहीं, बड़े लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि आप अपना थोड़ा सा तेल की मालिश अवश्य करें। आप चाहे तो सरसों के तेल में या तिल के तेल, कई बार सर्दियों में क्या होता है लोगों को जोड़ों की दर्द बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, उस अवस्था में कोशिश करें कि आप तिल का तेल या फिर सरसों का तेल 200 ml ले लें, उसमें आप 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ पिसा हुआ डाल दें। कढ़ाई में तेल डालें, सिम पे कढ़ाई को रखें, उसमें आप अदरक और लहसुन, फिर अजवाइन डालेंगे, उसमें डालेंगे लौंग, काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा सेंधा नमक। आप इस तेल को जब पकने दें, कम से कम 20 से 25 मिनट तक तेल को पकने दें। जब आपको लगेगा कि सब कुछ उसमें रसता जा रहा है, जो भी आपने मसाले डाले हैं सब उसमें रसते चले जा रहे हैं, आप चाहे तो इसमें तेज पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। मसाले रसते जाएंगे तो उससे तेल में बहुत अच्छा वो आ जाएगा। फिर उस तेल को आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको पेन हो अच्छे से मालिश करें। जब भी आपको कहीं पे पेन हो, जोड़ों में दर्द हो, तो आप मालिश ऐसे करें कि आपकी त्वचा में पेनिट्रेट हो जाए। ये नहीं कि आपने हल्के हल्के पूरी आपकी बहुत ज़्यादा कस के भी नहीं करें और बहुत हल्के हाथों से नहीं। बहुत ज़्यादा कस के करने से ये दिक्कत हो जाती है, कईयों की नस पे दबाव पड़ने से ज़्यादा लंबे टाइम तक दिक्कत हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और एक आदत जरूर बनाएं नियमित होके कि सर्दियों में हल्दी वाला दूध अवश्य पिए। हल्दी वाला दूध पीने से आपकी बॉडी को एक तो जो पेन हो रही है उसमें फ़र्क पड़ेगा, बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, प्लस बॉडी को एक एंटीबायोटिक मिलेगा। हल्दी कैसा एंटीबायोटिक है, नेचुरल पदार्थ है, हमारे को मिला हुआ है, कुदरत की देन हमें मिली हुई है, जो आपके जो जख्मों की भी हीलिंग करता है। अब आपको बहुत लोगों को पता होगा मेरी इस लेग में रॉड है, ठीक है, मेरा मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ था तो मेरी इस लेग में रॉड है। तो मेरे को क्या होता है जब भी कोई हवा चलती है या कुछ भी होता है, कभी मौसम बदलता है जिसको आप लोग कहते हैं पुरवाई चल रही है, तो उस टाइम पे मेरी इस टांग में बहुत सीवियर पेन, हवा से पेन होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कोई पेन किलर्स नहीं खाती, सिर्फ हल्दी का दूध दिन में 3 बार ले लिया। और आप जब कच्ची हल्दी जो अदरक की तरह लगती है, आप उसको कद्दूकस करके दूध में अच्छे से उबालेंगे और उसमें अगर आप चाहे तो
अगर चीनी डालना चाहे आपकी इच्छा है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें थोड़ा सा शहद डाल के पिए। और नहीं तो क्या कर सकते, गैस पे उसे उतारा दूध को, थोड़ी सी उसमें शक्कर डाल के, जो ब्राउन शुगर खांड भी कहते हैं जिसको, उसमें आप मिक्स करके आप दूध को पिए। गरम गरम आपको नींद भी अच्छी आएगी। चाहे तो थोड़ी सी काली मिर्च डाल लें। फिर आप जो वो हल्दी है, कद्दूकस की हुई हल्दी को आप चबा चबा के खा सकते हैं। अब आप जब आपको ये सर्दी ज़्यादा होगी, कोई भी चोट लगती, कई बार क्या होता है हम गिर जाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, हमारी गुम चोट आती है। आपने देखा होगा कहीं पे आपको चोट लगी, आपकी त्वचा में एक नील नील पड़ जाता है, खून जम जाता है। तो उस अवस्था में भी आप हल्दी वाला दूध पियेंगे तो आपको बहुत राहत मिलेगी। और तो और कोरोना के बाद, कोविड के बाद डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि आप प्रयास करें नियमित तौर पे, जो लोग कोविड से बाहर आए हैं, जिनको कोरोना हो चुका है, वो डेली प्रयास करें हल्दी वाला दूध पीने का। ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। और मेरे बड़े बेटे को थोड़ा सा जुकाम का रहता है। मुझे जब बचपन में कभी कोल्ड होता था तो क्या होता था कि मेरे जो बड़े लोग हैं घर के, वो कहते थे चलो आपको बेसन का सीरा बना के पिलाते हैं। मेरी मदर लॉ भी यही करती थी। बेसन का सीरा क्या होता था, देसी घी 1-2 चम्मच लिया, उसमें वो क्या करते थे, बेसन को भून लेते थे अच्छे से। ठीक है, फिर उसको थोड़ा सा हलवा टाइप बना के, फिर जैसे उसमें 1/4 पानी डाला, थोड़ी चीनी डाली, फिर उसमें दूध डाल के, बाकी का पार्ट दूध डाल के, और उसको खूब अच्छे से बॉईल करके इलायची डाली, खूब सारे बादाम। तो वो क्या कर, गरम गरम पियो तो आपके दिमाग को एक तरावट मिलती थी। घी हो गया, बेसन हो गया, दूध हो गया, थोड़ी सी चीनी और थोड़े से नट्स। और सर्दियों में बहुत ज़रूरी है कि आप नट्स का सेवन जरूर करें। नट्स जो है आपको प्रोटीन दे रहे हैं, आपकी बॉडी को हीट दे रहे हैं प्रॉपर। तो आपकी बॉडी को वार्मथ रखने के लिए, गर्माइश देने के लिए नट्स बहुत ज़रूरी है। और डेली प्रयास करें कि 4 से 5 खजूर, अगर आप वैसे खा सकते हैं सिंपली तो ज़रूर खाएं, नहीं तो आप उसको खजूर को दूध में बॉईल करके ज़रूर लें। इससे आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी और गर्मी भी मिलेगी। खजूर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सर्दियों में प्रयास करें मुनक्का। मुनक्का हमारी कई बीमारियों में बहुत ज़्यादा लाभदायक है और उसको लेने का प्रयास जरूर करें। चलिए, अब ये हो गए कि कुछ टिप्स जो मैं चाहती थी आप सभी के साथ शेयर करना, लेकिन हम साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि हम कुछ प्राणायाम भी करें। आप सब रेडी हैं प्राणायाम के लिए? चलिए, आप अपने मैट पे आ जाइए फटाफट। आप सभी अपने मैट्स बिछा लीजिए, तब तक मैं तैयारी करती हूँ प्राणायाम की। सभी मैट्स बिछा लीजिए, इकट्ठे करेंगे। एक तो नियमित तौर से अभ्यास जरूर करें वज्रासन में बैठने का। वज्रासन जो हमारे लिए बहुत लाभदायक है, जिससे हमारा डाइजेशन बहुत बेहतर होता है। हमारा डाइजेशन जब बेहतर होगा तो हमारा पूरा बॉडी सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। वज्रासन में बैठे कुछ देर, रीढ़ गर्दन सीधी, बिल्कुल रीढ़ गर्दन सीधी, एकदम सीधी। वज्रासन के लाभ तो आप सभी को पता होंगे। सबसे पहला लाभ है हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सबसे बेहतर है। और दूसरा, हमारा पोस्चर करेक्ट रहता है। रीढ़ गर्दन सीधी, जब हमारी रीढ़ और गर्दन सीधी रहेगी तो हमारे ब्रेन को मैसेज भी जल्दी मिलेगा। जब भी आप खाना खाने बैठते हैं, टेबल पे बैठते हैं, चौकी पे बैठते हैं, तो हमेशा बिल्कुल सीधे बैठ के खाएं। जितना सीधा बैठेंगे उतना जल्दी डाइजेस्ट होगा। कई बार क्या होता है, हम टेबल पे बैठते हैं तो हमारी अवस्था क्या हो जाती है, हम धीरे धीरे करके ऐसे झुक जाते हैं। नहीं, हमें सीधे बैठ के खाना चाहिए, जिससे हमारे कंधे भी ठीक रहेंगे। जब हमारे कंधे तने हुए रहेंगे तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है
तो उससे क्या होता है, जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी बोन्स श्रिंक होती हैं, हड्डियाँ श्रिंक होती जाती हैं, तो उससे हमारे को दिक्कत हो जाती है, तो हमारी बॉडी ऐसे हो जाती है। जब जैसे आपने 70 के बाद देखा होगा कि कई लोगों के कंधे ऐसे झुके होते हैं, लेकिन जब हम सीधा रखते हैं, ऐसे खींच के रखते हैं स्ट्रेच करके, तो उससे हमारे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बुढ़ापे की अवस्था में भी हम सीधा चलते हैं, नहीं तो ज़्यादातर लोग बिल्कुल झुकते चले जाते हैं और उनके लिए उनकी हड्डियों में टेढ़ापन आता जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर होती जाती हैं। आप लोगों ने भी अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे कि जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती जाती हैं। तो योगा एक ऐसी क्रिया है, ऐसी साइंस है जिससे हमारे पूरी बॉडी का सिस्टम चेंज होता जाता है। योगा मीन्स कनेक्शन ऑफ माइंड, बॉडी, स्पिरिट एंड सोल, कनेक्टिंग टू डिवाइन, एंड यू ऑल नो अबाउट इट। ठीक है, अब मैंने वज्रासन का बताया। वज्रासन में बैठे, बिल्कुल सीधे होके, रेड गर्दन सीधी, आपका पोस्चर एकदम करेक्ट हो रहा है, आपका डाइजेशन सिस्टम, आपके ब्रेन को मैसेज पहुंच रहा है। ठीक है ना, ये लेग से आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। जब आप बैठते हैं तो यहाँ से जब ये लेग दब रही है आपकी काफ, तो आपका डाइजेशन इंप्रूव हो रहा है। बिल्कुल सीधे, आंखें बंद, कुछ देर इसी अवस्था में शांत होकर बैठे। माथे के दोनों, जहाँ पे माथे पे सेंटर पॉइंट में आईब्रोज के बीच में जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं या पुरुष तिलक लगाते हैं, वहां पे आप फोकस करें कि आपको ओम की आकृति दिखाई देगी। दिन में जितनी बार भी आप भोजन करते हैं, प्रयास करें कम से कम 10 मिनट आप वज्रासन में अवश्य बैठे। और एक लाभ जो मैं हमेशा सबको बताती हूँ, थोड़ा सा मैं इसको दूर कर दूँ, अब आपको ठीक से दिखेगा। चलिए, मेरी आदत है वज्रासन का एक लाभ मैं जरूर बताती हूँ, जो मैंने एफएम पे सुना था। जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो ये जो हमारी एड़ी है, यहाँ पे एक पॉइंट है, उसको वज्र नाड़ी बोलते हैं। जब हमारी वज्र नाड़ी दबती है तो क्या होता है, इससे ब्रेन को, हमारे ब्रेन और हार्ट को ब्लड की सप्लाई होती है। ठीक है, और दूसरी बात, सॉरी इनकमिंग कॉल आ रही थी बार बार, इसलिए मैं डिस्टर्ब। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जो मैं मुस्लिम्स के बारे में, जो मुस्लिम्स होते हैं, जो 5 वक्त के नमाजी होते हैं, आपने कभी किसी ने उनका वेट देखा है, बॉडी वेट? वो बहुत स्लिम ट्रिम होते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब हम 10 मिनट वज्रासन में बैठते हैं तो हम 2 किलोमीटर की वॉक करते हैं। ठीक है, जो 5 वक्त का नमाज करते हैं वो 10 किलोमीटर डेली चल रहे हैं, तो जो 10 किलोमीटर डेली चलेगा, मतलब अब आप कैलकुलेट करिए, 5 बार नमाज, 10 मिनट नमाज होती है, 10 × 5 = 50 मिनट्स। जो नमाज इस अवस्था में बैठेगा, वज्रासन की अवस्था में नमाज हमेशा ऐसे पढ़ी जाती है, तो इसका मतलब है कि वो पूरे दिन में 10 किलोमीटर चल पा रहे हैं। एक बार 10 मिनट बैठना मतलब 2 किलोमीटर की वॉक। तो अब आप देख लीजिए वज्रासन के फायदे। ठीक है, और कई लोगों का होता है कि वो वॉक नहीं कर पा रहे, लेकिन जब वो इस अवस्था में बैठते हैं तो उनका डाइजेशन इम्प्रूव होता है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ प्राणायाम करेंगे। चलिए, सबसे ज़्यादा प्राणायाम, एक तो सर्दियों में क्या स्थिति होती है, रजाई सबको प्यारी होती है, रजाई और कंबल। आपको रजाई और कंबल मिल गया तो आपका मन ही नहीं करता रजाई बाहर निकलने का, सुबह उठने का आलस, ये सभी के साथ रहता है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में सुबह की जो आलस्य है उसको दूर भगाने के लिए हमें कुछ प्राणायाम ऐसे करने चाहिए जिससे हमारी बॉडी उठते ही एक्टिव हो जाए।
आलस से दूर भागे। तो उसके लिए हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिससे हमारी बॉडी में हीट और एनर्जी दोनों जनरेट होते हैं। लेकिन इसको करने की अवस्था पहले शुरुआत में जो बिगिनर्स हैं उनको पहले स्लो करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसकी अवस्था को, इसके चरण को, स्पीड को बढ़ाते जाना चाहिए। और आपको ये बताऊं कि मोदी जी जो उनका फेवरेट प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, वो उसका नियमित अभ्यास करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से ना केवल हमारी बॉडी में हीट होती है, इससे हमारी बॉडी में एनर्जी भी जनरेट होती है और इससे हमारा डाइजेशन बेहतर और बेहतर होता जाता है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट, मैं एक बार आपको बताती हूँ और आप मेरे साथ साथ करते जाएंगे। पहले हम इसको स्लो करेंगे। दोनों हाथ हमने ऐसे रखने हैं, मुट्ठियाँ बना के यहाँ पे कंधों के पास। फिर इनहेल करके इनको ऊपर ले जाना है, फिर नीचे लाना है। इनहेल करके ऊपर, एक्सेल करके नीचे, इनहेल करके ऊपर, एक्सेल करके नीचे। इस प्राणायाम को आप चाहें तो खड़े होके भी कर सकते हैं या वज्रासन में भी कर सकते हैं। तो इसको लगातार करने से आपको महसूस होगा कि आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी जो ठंडी हो रही है, जिनको कई लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो उनके बॉडी का टेम्परेचर गर्म ऑटोमेटिकली हो गया है। तो उसके लिए पहले हाथों की मुट्ठियाँ बनाते हुए दोनों हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर ले जाएंगे। आपने ये देखना है कि आपकी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों फोर्सफुली होने चाहिए, सिंक्रोनाइज होना चाहिए। जितनी फोर्स से आपने इनहेल किया उतनी फोर्स से ही आपने एक्सहेल करना है। पहले आप इसको स्लो करेंगे एज अ बिगिनर, फिर इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। स्टार्ट करें। ठीक है। अब पहले हमने धीरे धीरे करा, हम इसको 3 चरण में कर सकते हैं। मैंने इसको पहले 10 बार किया, फिर मैं अब इसको स्टेप बाय स्टेप 20 बार जाऊंगी। फिर हम करते करते थोड़ा ब्रेक लेके हम इसको बढ़ा सकते हैं और हम इसको लगभग 100 तक कर सकते हैं। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव होता है क्योंकि हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है। चलिए फिर से करेंगे एक बार। चलिए स्टार्ट करें। दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाएं। अब हम इसको करेंगे कम से कम 20 बार। आप भी मेरे साथ करिए। चलिए तैयार हो जाइए फटाफट। मैं भी चाहती हूँ कि अब जब आप मेरे को लाइक कुछ भी करें तो मैं चाहती हूँ मेरे को रिस्पांस मिलना चाहिए लाइव उस पर कि आपने भी साथ में किया। अगर आप चाहें तो कोई क्वेरी भी पूछ सकते हैं। ये लाइव सेशन चल रहा है, आप बेशक क्वेरी पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, आप पर डाउट हो तो। दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाएं। इनहेल करके दोनों हाथ ऊपर, रिलैक्स। इससे जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी बॉडी में धीरे धीरे गर्मी आती जा रही है, आपकी एनर्जी डेवलप हो रही है और आपको बॉडी में जब गर्मी आएगी तो आपको ठंड कम लगनी शुरू होगी, एनर्जी आएगी तो आपका दिल करेगा काम करें। सुबह उठते हैं कि आपको थोड़ा आलस आ रहा, नहीं उठने का मन कर रहा, लेकिन क्या है, अगर आप चाहें तो इसको बिस्तर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि आप ऐसे कैसे जल्दी से एक्टिव होके बिस्तर से बाहर आ गए हैं। तो इसका अभ्यास फिर से करेंगे मेरे साथ। चलिए शुरू हो जाए। मुझे कमेंट बॉक्स में अभी कुछ नहीं दिखा, ना कोई लाइक ना कुछ। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए, शुरू हो जाइए। और मुझे क्वेरी भी दिखनी चाहिए, मैं वेट कर रही हूँ कौन कौन मेरे साथ ज्वाइन करके भस्त्रिका प्राणायाम कर रहा है। आई एम वेटिंग। वेयर आर यू राहुल जी, एकता जी, और आप सभी कहाँ हैं? मुझे कुछ सब ऊपर देख रहे हैं व्यूवर्स, बट मेरे को कुछ लाइक कमेंट नहीं दिख रहा। चलिए स्टार्ट करें जल्दी से। चलिए चलिए अब थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए।
कोई भी प्राणायाम करने के बाद, कोई भी योग करने के बाद, चाहे कोई योगा पोज हो या प्राणायाम करने के बाद, आपको कुछ सेकंड उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि आपकी बॉडी पे उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है। कुछ सेकंड के अभ्यास के बाद अगर आप चाहें तो किसी भी क्रिया को आप दोबारा आरंभ कर सकते हैं। अभी जो भस्त्रिका प्राणायाम किया, शुरुआत में आप उसको 20 की आवृत्ति में करेंगे, फिर धीरे धीरे आप करके उसका अभ्यास बढ़ाते जाए। धीरे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप कोई भी अभ्यास करेंगे, शुरुआत में आपको उसकी आदत नहीं होती, आपकी बॉडी भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, लेकिन जब आप लगातार किसी भी प्राणायाम, किसी भी योग, किसी भी एक्सरसाइज का या मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर जाती है। और हर प्राणायाम के बाद कम से कम 20 सेकंड का एनालाइज बॉडी का जरूर करें, एक मानसिक अवलोकन, जिससे आपको ज्ञात हो जाता है कि मेरी बॉडी ने कितना उसको एक्सेप्ट किया। कई लोगों की बॉडी ज़रूरी नहीं कि हर एक की बॉडी एक जैसी हो। हमें अपनी बॉडी को पहले कोई भी योग, कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए तैयार करना होता है। शुरुआत में हमें पहले अपने सभी जोड़ खोलने, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, ज़्यादातर लोगों के कंधों में दर्द होता है, बाजुओं में, लेडीज़ के तो खासकर। अभी कुछ हम कंधों के भी व्यायाम जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा सर्दियों के लिए करेंगे कपालभाति प्राणायाम। सुखासन में बैठ जाए, जैसा आपको नॉर्मल ठीक लगे। दोनों हाथ घुटनों पे, पहले पूरी श्वास खाली कर ले, फिर पूरी श्वास खाली भरे। अब नाभि को झटके से अंदर ले जाए। एक श्वास में कम से कम 20 स्ट्रोक लगाएं, फिर थोड़ा सा रिलैक्स करें। फिर से इनहेल करें पूरा। चाहे तो जिनको अब आदत नहीं वो अपना हाथ पेट पे रख ले, फिर देखिए आप झटके के साथ नासिका से श्वास को बाहर फेंक रहे हैं और नाभि को झटके के साथ अंदर ले जा रहे हैं। जिनको कमर दर्द की प्रॉब्लम है सीवियर, वो कपालभाति ना करें। कपालभाति करने से तो फैट बर्न होता है बॉडी का, हमारी बुद्धि भी तीव्र होती है। इनको इसका रेगुलर अभ्यास ज़रूर करें, लेकिन जिनका हाई बीपी है वो अभ्यास ना करें, उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाती है, ठीक है। कम से कम आप 5 सेट में करें इसको, और 20-20 स्ट्रोक लगाएं एक बार में। फिर से करेंगे, श्वास भरे, एक सेकंड, फिर से कॉल आ रही है। चलिए, आज बार बार कॉल आ रही है, फिर से करेंगे। चलिए, कपालभाति प्राणायाम करने से हमारी 72,864 नस नाड़ियाँ एक्टिवेट होती हैं। और कपालभाति करने के बाद हमेशा
आपको कोई भी प्राणायाम में कोई भी व्यायाम एकदम से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपने देखा होगा जब आपकी 72,810 नाड़ियाँ एक्टिवेट हो गई, तो अगर हम उसके बाद एकदम से कुछ कर दें तो हमारी बॉडी में उधर उधर हो जाएगी। कपालभाति करने के बाद हमेशा फिर से रिलैक्स करें, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने दें और एनालाइज करते हैं आपके शरीर पे क्या प्रभाव है। कम से कम 30 से 40 सेकंड का एनालाइज जरूर करें कपालभाति के बाद। अपनी श्वासों को स्थिर होने दें, शांत होने दें। आती जाती श्वासों को निहारते जाएं। चलिए, अब मैं चाहूँगी हम थोड़ा सा, जैसे ज़्यादातर लोगों को फ्रोज़न शोल्डर्स की प्रॉब्लम हो जाती है, गर्दन में जाम, अकड़न, कंधों में अकड़न, हाथों में स्वेलिंग, हाथ पैरों की उंगलियों में स्वेलिंग। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि ठंडे पानी में, कई लोग लेट आवर्स में काम करते हैं तो उनके हाथ पैरों में सूजन हो जाती है सर्दियों की वजह से। तो हम सब इन सब के साथ चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हाथों की एक्सरसाइज, फिर हाथ पैर की उंगलियों की सूजन के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं वज्रासन में बैठ के, क्योंकि बहुत ज़रूरी है वज्रासन में बैठना, नहीं तो अभ्यास नहीं बता। तो हम करेंगे अब हाथों के लिए, कंधों के लिए। चलिए, अब आपको सभी को पता होगा, दोनों हाथ सामने, अंगूठा अंदर, रोटेट करते जाए, कंधे तने हुए, भुजाएं तनी हुई, 10 रोटेशन। फिर ऐसे रोटेशन करते जाएं, बड़े से बड़ी। प्रयास करें, मैं साइड से दिखाती हूँ, प्रयास करें हाथों को थोड़ी देर ऐसे भी रखें, ये पूरा स्ट्रेच आएगा। बहुत लोगों को की बॉडी की टेंडेंसी होती है कि उनको, जैसे सभी लेडीज ज़्यादातर काम करती हैं पानी में, तो उनकी बॉडी में अकड़न आ जाती है ठंडे पानी से। इसको कम से कम 30 सेकंड होल्ड करके रखें, तो जितनी भी रिस्ट की अकड़न है, जिनको कईयों को टेनिस एल्बो हो जाता है, तो वो चीज़ भी ठीक हो जाएगी। इसको स्ट्रेच करके रखिए पूरा, आप करिए मेरे साथ साथ, ऐसे स्ट्रेच करके रखिए, आपको फील होगा स्ट्रेचिंग। फिर ऊपर, धीरे धीरे अभ्यास को जरूर करें और बढ़ाते रहें, हर दिन के साथ अभ्यास को जरूर बढ़ाएं। पूरा नीचे लेके जाएं, फिर ऊपर। इसको कम से कम 5 बार करें। और आपने देखा होगा कि हाथों में दर्द है, अब हमारी सारी नसें कनेक्टेड होती है कंधों से, तो अब हम क्या करेंगे, पूरे पंजे को ऐसे फैलाएंगे और ऐसे कैट पॉ 10 बार। अब आप करिए तो आपको फील होगा कि यहाँ पे पूरा स्ट्रेच आ रहा है। कैट पॉ करते जाइए, करिए कैट पॉ, वेरी गुड, स्ट्रेचिंग। इससे क्या लाभ होता है कि आप देखें कि बच्चों के बस्तों का बोझ दिन ब दिन कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बच्चों के में ताकत उतनी है नहीं, इम्यूनिटी है नहीं, आजकल के बच्चों की प्रॉपर डाइट नहीं, जितना पहले की होती थी प्योर चीज़ें खाना। तो आजकल बच्चों का बॉडी वेट तो बढ़ रहा था, लेकिन बॉडी में ताकत नहीं होती। जब वो काम करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो उनकी रिटन वर्क करते हैं, ज़्यादातर क्या होता है, जैसे जैसे क्लासेस बड़ी हो जाती है, तो टीचर्स क्या करते हैं, लेक्चरर जो भी टीचर्स होते हैं, वो बड़ी क्लासेस में लेक्चर्स देते हैं और बच्चे फटाफट फटाफट स्पीड से लिखना पड़ता है, उनका हाथ थक जाता है, ताकत नहीं रहती। और लेडीज़ के साथ भी कपड़े धोने हैं, अब ज़रूरी नहीं ना हर घर में वॉशिंग मशीन हो, फुली ऑटोमेटिक
जिन लोगों की सामर्थ्य नहीं होती वो बेचारे तो हाथ से ही काम करेंगे, और जो बच्चे जैसे 3 घंटों का एग्ज़ाम देना है, खाली छोटे बच्चे नहीं, अब बड़े भी पढ़ाइयाँ कर रहे तो उनको भी एग्ज़ाम देना होता है, तो ये क्या होता है, फिंगर्स दुखने लग जाती है। उसके लिए आप ये जरूर करें अवश्य। ठीक है, 10 बार कैट पॉ, यहाँ से बेंड होना जरूरी है। और आप इसके लिए ऐसे हाथ को प्रेशर, पूरा प्रेशर, इधर से भी प्रेशर। ठीक है, ये जरूर करें। छोटी छोटी सिंपल सी क्रियाएं हैं जो अगर हम 10 मिनट करें निकालें और रेगुलर बैठ के करें तो कोई टाइम नहीं लगता। इनहेल, पूरा इनहेल एक्सेल, 5 बार इनहेलेशन एक्सेलेशन। ठीक है, फिर ऐसे रोटेट रिवर्स करके इसको कलाइयों की स्ट्रेचिंग करना। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। फाइन। अब कई लोगों को शिकायत रहती है कि हमारे ये फ्रोज़न शोल्डर्स हो गया, तो उसके लिए आपने इनहेल किया, प्रेशर से पूरा ऐसे किया, क्योंकि विंटर्स में शरीर बहुत जाम हो जाता है हर एक का। सभी को पता है कि हमारे शरीर में अकड़न आ गई है, तो हम अकड़न से बच के रहें ना, थोड़ी सी क्रियाएं करना जरूरी है। करते रहे, उनको टीवी देखते देखते कर लिया, ठीक है ना। दूसरी साइड से करें इसका अभ्यास, पूरा प्रेशर दें। और कई लेडीज़ को सभी को, जेंट्स को आजकल सभी में ताकत नहीं है। आप देखते होंगे डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी, आज ये टेस्ट, अभी ये छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, आज ये टेस्ट करा के आना है, आज वो टेस्ट करा के आना है। कहीं पे विटामिन सी की, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कहीं पे कैल्शियम की, कहीं पे हीमोग्लोबिन की। तो सर्दियों में तो हीमोग्लोबिन के लिए बहुत सारी चीज़ें, हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करने के लिए आपके पास गुड़ भी है, आपके पास अनार है, चुकंदर, गाजर, इन सब का जूस पिए, चने खाएं। सर्दियों में तो गुड़ चना बहुत लाभदायक है। और देसी, आप लोग देसी लोग हैं, प्रॉपर चीज़ें खाएं तो बहुत बढ़िया है। ठीक है। अब और कैल्शियम के लिए दूध तो आजकल प्योरिटी नहीं है और बहुत कम लोग दूध पी के खुश भी नहीं है, तो उसके लिए ज़रूरी सफ़ेद तिल, सर्दियों में सफ़ेद तिल का सेवन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, मैं कह रही थी एक थोड़ा हम करेंगे फ्रोजन, ये टेनिस एल्बो। आप हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, इसको रोटेशन करें, रोटेशन, इससे कंधों को भी आराम मिलेगा। टेनिस एल्बो, ये मुझे भी कुछ दिन पहले टेनिस एल्बो हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, इसी से मैंने ठीक किया खुद को। थोड़ा सा हमारी क्या होती है जोड़, जो जैसे हमारी, जब आप एक सिंपल सा एग्जांपल, घर में सिलाई मशीन हर एक की होती है, तो लेडीज़ को पता है कि सिलाई मशीन है, अगर उसको चला रहे हैं तो ठीक चल रही है, तेल डाल रहे तो वो चल रही है। अगर हमने उसको नहीं चलाया, तेल भी नहीं डाला, तो वो जाम हो जाएगी ना। तो ऐसे ही है हमारा शरीर है, अगर हम अपने शरीर को एक्टिव नहीं रखेंगे, नहीं चलाएंगे, सुस्त पड़ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे। और ये जो लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा है, कोरोना का पीरियड, मार्च से, इस पीरियड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ घर में बैठे हैं, कहीं वॉक नहीं कर रहे। मतलब आप चाहो तो अपने घर में भी वॉक कर सकते हो, आपकी अपनी इच्छा, विल पावर है कि आप चाहो तो अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि आपने वॉक करनी है, अपने वज्रासन में बैठना है, या आपने आधा घंटा भी एक्सरसाइज करें तो आपका बॉडी एक्टिव है। अगर आपने कुछ नहीं किया, और ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि लोगों ने कुछ बहुत नई नई बीमारियों को पकड़ लिया, जो लोग बहुत अच्छे खासे एक्टिव थे, लेकिन कुछ एक्सरसाइज ना होने के कारण उनकी बॉडी क्या होगी, बॉडी वेट बढ़ गया और उनके जोड़ जाम हो गए। तो ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी को कुछ ना कुछ मूवमेंट जरूर देते रहे। जो छोटी छोटी क्रियाएं मैंने बताई है, ये सब ये बहुत ज़रूरी है क्रियाएं, इनको करना। और अपने लंग्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके कंधों की भी एक्सरसाइज हो रही है, आपके लंग्स की भी। आजकल की डेट में, जो कोरोना के टाइम में, हमारे लंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको जरूर करें। दोनों हाथ कंधों पे रखें,
10 से 15 मिनट मुश्किल से आपको लगते हैं आप, लेकिन आप अपनी बॉडी को ज़रूर चलाएं। और थोड़ा पैरों की एक्सरसाइज ज़रूरी है। बिल्कुल सीधी करके टांगे, पहले अपनी टांगों को सीधी करें। दंडासन में बैठे 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 लेडीज़ ये काम तो कर सकती हैं, ज़रूर करें। चलाएं अपने पैरों को सीधा, हाथ बिल्कुल सीधे, रोटेशन। अगर आपने इसको 5 मिनट भी कर लिया कुछ एक्सरसाइजेस को, तो आपके बॉडी जॉइंट्स खुलते चले जाएंगे। खाली बैठे बैठे रहने से क्या होगा कि आप अपनी उम्र को बढ़ा रहे हैं। ठीक है। और थोड़ा हाथ दोनों घुटनों के नीचे, जो एकदम से नहीं कर सकते बड़े लोग हैं, आराम से इनहेल करके आगे, एक्सेल, इनहेल आगे, एक्सेल पीछे। 5 राउंड इसके आराम आराम से लगाएं, बहुत प्यार प्यार से। फिर इसको रोटेट करें। अब इसी को दूसरी साइड से इनहेल, सामने से 5 बार, पीछे, फिर इसको वापस। अगर आपने थोड़ी छोटी एक्सरसाइजेस है, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस से शुरुआत कर दी, तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी। कुछ दिन में आप रियलाइज़ करेंगे कि हमारी बॉडी पहले से बेटर हो रही है। ज़रूरी नहीं कि आप हेवी एक्सरसाइजेस ही करें, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करने से भी आपकी बॉडी पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। बस आपकी बॉडी चलते रहना चाहिए, आपके जोड़ जाम ना हो। चलाते रहेंगे तो जोड़ पे जाम नहीं होंगे। चलिए, अच्छा, मैंने एक बात डिस्कस की थी बीच में कि सर्दियों में ज़्यादातर लोग जिनका ज़्यादातर पानी का काम होता है, ठीक है। अब आप देखते होंगे जो लेडीज़ घरों में काम करती हैं, और आपके घरों में भी, आप सभी के घरों में भी आती होंगी लेडीज़ जो काम करती हैं, सफाई, बर्तन, झाड़ू पोछा, कपड़ा। तो ज़्यादातर लेडीज़ के हाथ पैरों में सूजन हो जाती है, और उनमें क्या होता है, पस पड़ जाती है। मोटे मोटे हाथ पैर हो जाते हैं और उनमें बहुत तेज़ दर्द होती है। तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सी रेमेडी मैं बताऊंगी। कोई ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ के लिए सिर्फ डॉक्टर्स पे ही निर्भर करें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप रात को सोने से पहले एक तो हल्दी का दूध ज़रूर पीना रात को, ठीक है, उससे ठीक होगा, स्वेलिंग कम होगी। रात को बेड पे जाने से पहले आपने बेड के पास ही बकेट रखनी गर्म पानी की। गर्म पानी उतना टेम्परेचर होना चाहिए जो आपकी स्किन टॉलरेट कर सके। ये नहीं कि बहुत तेज़ गर्म पानी ले लिया, टॉलरेबल टेम्परेचर ऑफ जो आपको ठीक लगे। उसमें आप डालेंगे राई जो अचार में डालते हैं, छोटी छोटी रेड कलर की। उसको आपने राई को पानी में डाला, उसमें पानी में पैरों को सोक किया। फिर कुछ देर पानी में पैर रखने के बाद जब आपको लगे पानी का टेम्परेचर अब हल्का होता जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, अपने पैरों को अच्छे से पुराने टॉवल से पोंछ के पैरों पे वैसलीन लगा के फिर आप अपनी सॉक्स पहन के गर्म दूध पी के सो जाए। कुछ दिन निरंतर इसको करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, स्वेलिंग भी ख़त्म हो जाएगी। और मैंने कई केसेस में देखा कि लोगों के हाथ पैरों से खून, मतलब हाथ बंद नहीं होते, क्योंकि मैंने एक डॉक्टर को देखा था, उनका काम पानी में ही हाथ डालने का रहता था। तो उनके मैंने देखा तो मुझे बहुत दुख होता था, उनकी उंगली इतनी मोटी मोटी हो जाती थी। और मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, बट मैंने फिर ये छोटी छोटी टिप्स जो होती हैं हम एक दूसरे के साथ शेयर करते रहे। सर्दियों में हर एक से ना सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, तो ये टिप्स शेयर करने से क्या होता है, हमारे को हर छोटी बात के लिए डॉक्टर के पास नहीं भागना पड़ता। और ये टिप्स जो है बहुत ज़्यादा लाभदायक है, और आपका बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, ठीक है। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, सूर्य नमस्कार। ताकि सूर्य नमस्कार से हमारी बॉडी में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए आ जाएं, आसन पे खड़े हो जाएं। मैं सबको दिखाई दे रही हूँ।
चलिए मैं आपको सबको दिखाई दे दूँ, थोड़ा सा और पीछे करो। चलिए अब मैं दिख रही होंगी सबको। सूर्य नमस्कार जो हम करेंगे मैं आराम से कराऊंगी, लेकिन क्या होता है विंटर्स में अगर हम इसको अच्छे से स्पीड से करें तो बहुत बढ़िया रहता है। पहला ओम सूर्याय नमः, दोनों हाथ आपके यहाँ स्थित होने चाहिए, ये अवस्था होनी चाहिए, हाथ ऐसे नहीं होने चाहिए आपके, ऐसे, ठीक है। नमस्कार अवस्था, एड़ियां मिली, पंजे खुले। अब श्वास भरते दोनों भुजाओं को तानते हुए सिर के पीछे ले जाए, भुजाओं सहित श्वास खाली करते, कमर भाग से आगे की ओर लंबवत होते झुकते चले जाए। श्वास खाली करके दाएं टांग पीछे, बाईं टांग पीछे, पर्वतासन, धकेले शरीर को पीछे से पीछे, अष्टांग प्रणाम, 8 अंगों से धरती माता को नमन, भुजंगासन, वापस पर्वतासन, दाएं टांग को ले आए एक ही बार में आगे, बाईं टांग आगे, श्वास भरते भुजाओं को तानते हुए सिर के ऊपर, वापस आ जाए प्रणाम मुद्रा में। अब इसी सूर्य नमस्कार को जब आप स्पीड से करेंगे, जब हम इसको स्पीड से करते हैं उससे हमारी बॉडी में बहुत अधिक ऊष्मा और ऊर्जा आती है। चलिए एक बार स्पीड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए बैठ जाए सभी आसन पे। आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, फिर हम थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे, ओम चैंटिंग करके मंत्रों का जाप। क्या होता है जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारी श्वासें चढ़ जाती है। पहले अपनी श्वासों को सेटल होने दें, फिर उसके बाद ही अगली अवस्था पे आए। लंबी गहरी श्वासें 5 बार, लंबी गहरी श्वास भरे, श्वास खाली करें, फिर से श्वास भरे, श्वास खाली करें। एक बार फिर लंबी गहरी श्वास भरे, अपनी बॉडी को एनालाइज करें, कहाँ से श्वासें आ रही हैं जा रही हैं, देखते जाए। श्वास भरना मतलब पूरक, श्वास खाली करना मतलब रेचक। अपनी बॉडी को एनालाइज करें, अपनी बॉडी को हमने ही खुद एनालाइज करना है। उन श्वासों को निहारते जाएं, कैसे हर श्वास आ रही है और जा रही है। चलिए अब हम करेंगे 3 बार ओम का जाप। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, सुविधा के अनुसार बैठ जाएं। मैं वज्रासन में बैठी हूँ, मुझे इसमें सुविधा अच्छा लग रहा है। आप जैसा चाहें, सुबह आपको अच्छा लग रहा है वैसे बैठ जाएं। हम करेंगे ओम का जाप। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, आंखें बंद, ध्यान आज्ञा चक्र सेंटर पॉइंट में। लंबी गहरी श्वास भरें, ओम का उच्चारण करते हुए, और ओ आपका यहाँ से निकलेगा, वो यहाँ से, माँ की वाइब्रेशन आपको यहाँ फील होगी। अगर आप चाहें तो आप अपने हाथ यहाँ रख ले, या फिर आप सिर पे ऐसे रख ले अपने हाथ, और इसको महसूस करें
मेरे साथ साथ आप करते जाएंगे। लंबी गहरी श्वास भरे। अपने मस्तिष्क में, चेहरे पे, कानों पे, गले पे होने वाली वाइब्रेशन को फील करें। कुछ देर शांत अवस्था में बैठे इन वाइब्रेशंस को फील करते जाए। जब हम ओम की चैंटिंग करते हैं हमारे पेट से ओम, फिर ऊ हमारी श्वासें हमारे चेस्ट से, शोल्डर से, फिर माँ हमारी, सभी वाइब्रेशन हमारे मन मस्तिष्क पे होती झंझनाहट। क्या होता है, जैसे मैंने अपनी इन लॉज फैमिली में देखा कि जैसे जैसे एजिंग प्रोसेस होता जाता है तो हमारा जब दिमाग की नसें कमज़ोर हो जाती है, जब हमारे दिमाग की नसें कमज़ोर हो जाती है तो उससे क्या होता है कि हमारा मेमोरी लॉस, ज़्यादातर क्या होता है, हम 50-60 के बाद सोचते हैं कि हमने बहुत काम कर लिया। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि अगर हम निरंतर रूप से एक्टिव हैं कोई भी काम में, कुछ भी काम करें, ये नहीं सोचो कि हम 60 हो गया तो रिटायरमेंट, बहू आ गई घर में, लेडीज में से बहू आ गई वो काम करें। लेकिन हम छोटे छोटे कामों में जब अपने आप को बिजी रखते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ क्योंकि मैं 53 की हूँ, तो फिर मैंने बहुत बड़ी फैमिली का पार्ट हूँ, तो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप कुछ चीज़ जैसे अपने आप को जितना ज़्यादा एक्टिव रखेंगे तो आप जितना फिजिकली एक्टिव रखेंगे आपका ब्रेन भी एक्टिव रहेगा। चाहे जितने भी बुजुर्ग हो जाए, चाहे 65 हो जाए, आपके घर में जो बड़े लोग हैं उनको छोटे छोटे काम देते रहे कि नहीं आप ये करो, चलो मटर छिल दो, चलो मेथी तोड़ दो, चलो ये कर दो। उससे क्या होगा, उनका ब्रेन एक्टिव रहेगा। क्योंकि जब ब्रेन डेड हो जाता है, ब्रेन काम करना कम हो जाता है, तो उसके लिए उसके बाद उस इंसान के लिए और उसके आसपास के जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, चलो अब हम करेंगे इसके बाद एक बार गायत्री मंत्र, फिर शांति पाठ। तो गायत्री मंत्र के लिए दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, लंबा गहरा श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक बार शांति पाठ, और शांति पाठ हम सभी के लिए करेंगे, पूरे विश्व के कल्याण के लिए। क्योंकि आजकल जो कोरोना जैसी महामारी, किसानों का संकट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो वर्ल्ड में फैली हुई है हर जगह, दोबारा कोरोना वायरस नए सिरे से आ रहा है, तो हमें प्रेयर करनी है कि ईश्वर पूरे संसार में सब ठीक ठाक करें। चलिए आप सभी मेरे साथ प्रार्थना करें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हथेलियों को रखकर अच्छे से आने दे अपनी हथेलियों में हीट एंड एनर्जी। अब इस एनर्जी को अपनी आंखों पे लगाते हुए अपनी आंखों से एनर्जी को आत्मसात कर लें। सिर पे से फील करें, कानों पे, चेहरे पे, गले पे और अपने सभी बॉडी पार्ट्स पे
इस एनर्जी को फील करते जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। आज का सेशन का समापन मैं यही करती हूँ। सभी को प्रणाम, और ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ रहें और खुश खुश रहें, सेफ रहें। कोरोना के वक्त में जरूरी है कि आप अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें। चलिए, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, टेक केयर। सभी के लिए प्रार्थना करें, ना सिर्फ केवल अपने परिवार के लिए। सभी सकुशल रहें, सभी स्वस्थ रहें। ओम शांति।